हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में जानने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। हमने पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक इंट्रोडक्शन देखा था स्नेल्स लॉ के अंदर, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करेगी थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड करेगा कि रेयर से डेंसर में आ रहे हो या डेंसर से रेयर में जा रहे हो। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशो निकालें तो जो ये रेशो होता है, इस रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में। आज इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एग्जैक्टली क्या मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी मीडियम के, और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 13 ऑफ ऑप्टिक्स। तो बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसको आप स्मॉल एन से या फिर कभी कभी स्टैंडर्ड बुक्स में इसको म्यू से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, खैर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम tells us about the light bending ability of that medium। ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हमें ये बताता है कि वो मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला WNG, है ना, ये वैल्यू आई ऐसे ही 1.3। तो WNG का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है कांच का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। ये 1.3 आया या फिर 0.2 आया, है ना, ये ज़्यादा इजी सा पड़ेगा। तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकाला है वाटर के रेस्पेक्ट में 0.2 आया, तो इसका मतलब कांच की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में 0.2 टाइम्स है। तो एक मीडियम की लाइट को बेंड करने की क्या कैपेसिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है, उसे डिसाइड करता है, उसे डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मीडियम आने वाली लाइट को जितना ज़्यादा बेंड कर सकता है उतना ही ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट उतनी ही स्लो चलेगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से ना, ऐसे मान लीजिए कि क्राउडेड मीडियम हो गया, मीडियम कैसा हो गया, क्राउडेड मीडियम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्राउडेड मीडियम हो गया, तो सीधी सी बात है लाइट कैसे चलेगी, लाइट स्लो चलेगी, लाइट को स्लो चलना पड़ेगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो एक क्राउडेड मीडियम होगा, उसमें लाइट स्लो चलेगी, वो लाइट को ज़्यादा बेंड कर सकता है, उसमें लाइट बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिखा रखा है, देखो ध्यान से। अगर हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी एयर के कंपैरिजन में 1.5 गुना है। इट मीन्स दैट ग्लास हैज़ 1.5 टाइम्स लाइट बेंडिंग एबिलिटी देन द एयर। की तो मीनिंग हुआ। तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपने जैसे बोला कि मेरे पास डायमंड है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, वो है सपोज 2.4 के आसपास। तो उसका मतलब डायमंड की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी एयर के कंपैरिजन में 2.4 टाइम्स है, यानी डायमंड 2.5 गुना ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है एयर के कंपैरिजन में। तो इसलिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो क्राउडेड मीडियम है थोड़ा सा, उसमें लाइट स्लो चलेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब होता है उस मीडियम की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी से दूसरे मीडियम के कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो करोगे ना किसी से। आप ये बोल रहे हो कि खाली कि ये मीडियम लाइट को बेंड करता है, कितना करता है, किसी से कंपेयर करके बताओ कि भैया उसके कंपैरिजन में 1.5 गुना ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में 3 गुना लाइट को बेंड करता है, ये करता है। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन हुई, एग्जाम्पल के साथ बता दिया। क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या कुछ भी बोल देंगे, वाटर विद रिस्पेक्ट टू कुछ और एयर 1.3 है, तो बताओ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे तुमने समझाया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, तो ग्लास की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, ये मतलब होता है। टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो फॉर्मूले लिखाए जाएंगे वो लाइट की स्पीड के टर्म्स में होंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकाला जाता है, ये कब ये वैलिड होता है, जब लाइट एयर से किसी और मीडियम में एंटर कर रही हो। एयर मान लो या वैक्यूम मान लो, दोनों ही सेम तरह से ट्रीट किए जाते हैं यहाँ पे फिजिक्स के अंदर। एयर से हमारा मतलब होता है प्योर एयर से। तो जब भी लाइट
एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, है ना, कुछ भी मीडियम हो सकता है, बट फर्स्ट मीडियम कंफर्म पहले फिक्स होना चाहिए कि फर्स्ट मीडियम कंफर्म हो गया कि ये एयर या वैक्यूम ही होगा। तो जब भी लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में एंट्री करेगी तो ऑब्वियसली बात है एयर या वैक्यूम से हल्का मीडियम तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा ही एक डेंसर रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा हमेशा। और नीचे वाला जो भी होगा, लाइक जैसे कांच ले लिया, तो ये हमेशा डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ही होना चाहिए, दूसरा कुछ भी और हो सकता है, तो उसकी डेंसिटी इससे तो ज़्यादा ही होगी। यानी लाइट हमेशा रेयर से डेंसर में एंट्री करेगी इस केस में, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, एयर या वैक्यूम में अगर लाइट की स्पीड c है, स्मॉल c से शो करते हैं ना, जिसकी वैल्यू तुमने पढ़ी भी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, एयर या वैक्यूम में होती है ये। मीडियम चेंज हो जाने पे ये स्पीड नहीं रहेगी, कुछ और आएगी। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो गया तो मैंने लाइट की स्पीड को c ना लिख के v लिख दिया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब डिफाइन हुआ? इट इज डिफाइंड व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम एयर या वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम। कैसे डिफाइन होता है? लाइट की स्पीड के टर्म्स में डिफाइन होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ मेरे को, एयर से या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो ऊपर लाइट की स्पीड आएगी एयर में, अपॉन में लाइट की स्पीड आएगी उस मीडियम में जहाँ आप जा रहे हो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो कि स्मॉल c से रिप्रेजेंट की जाती है, ऊपर ये आ गई, नीचे क्या आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। आप जो भी मीडियम लेके बैठे हो, कांच ले रखा है तो कांच में स्पीड, वाटर है तो वाटर में स्पीड, तो c नहीं हो सकती ना, कुछ और होगी, मैंने स्मॉल v से शो कर दिया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमेशा कि जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला कांच का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाएगा, ऊपर तो लाइट की स्पीड आएगी एयर या वैक्यूम में, फिक्स हो गया। नीचे जो लाइट की स्पीड आएगी वो किस में आएगी? दूसरा मीडियम कौन सा है? कांच है, कांच में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो कैलकुलेट करा जाएगा, ऊपर लाइट की स्पीड एयर में अपॉन लाइट की स्पीड कांच में। सोचो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड्स का रेशो आ रहा है, तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा, कोई यूनिट ही नहीं बचेगी। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो तो क्या कंफर्म हो गया? फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम ही होना चाहिए, सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो उसकी ऊपर लाइट की स्पीड एयर में आएगी, नीचे लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में आएगी, तो c/v कुछ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v। ठीक है, ये कौन सा? एब्सोल्यूट वाला। हमेशा फर्स्ट मीडियम कौन सा होना चाहिए? एयर या वैक्यूम। एग्जाम्पल देख लीजिए, ANG, ऊपर एयर लगा हुआ मिल गया तो बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो यहाँ कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है, और प्लीज़ इसको याद रखना है ना, डू मेमोराइज इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से मेमोराइज करके रखिएगा, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में भी और डेसिमल फॉर्मेट में भी, दोनों काम आते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 3/2 होता है, जिसको आप 1.5 बोल सकते हो। इसके अलावा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 4/3 होता है, जिसको आप 1.33 बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये दो वैल्यू काफ़ी काम आती हैं। वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लेना, अगर इनको हमने एयर के रेस्पेक्ट में निकाला है तो इनकी इतनी इतनी वैल्यूज़ होती हैं, यानी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। आप देख लीजिए, वैल्यू 1 से बड़ी आती है, हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने जिस भी चीज़ का निकाला है एयर के रेस्पेक्ट में निकाला होगा, तो ऊपर हमेशा c आएगा, नीचे कुछ और आएगा v। लाइट की स्पीड c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, तो आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी आपको 1 से छोटे नहीं मिल सकते। क्लियर हो गई बात? तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। आपकी NCERT के अंदर ये बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, हमें कोई याद नहीं करना है इनमें से, बस एक बार जस्ट हैव अ लुक कि इसमें जैसे डायमंड का देखो कितना ज़्यादा है, 2.42 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सारे एब्सोल्यूट दे रखे हैं, उन्होंने लिख के दे रखा है। ऐसे कांच का देखो, एक कांच का क्राउन ग्लास का 1.52 है ना, और इसी तरह से और कोई ग्लास भी तुम्हें शायद कहीं नज़र आ जाएगा। अल्कोहल का देख लीजिए, अल्कोहल का 1.36 है, केरोसिन का 1.44 है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो इन सब चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखे हैं हम लोगों को। ठीक है, टेबल बना के दे रखी है, हमें याद नहीं करना, कहीं पे जो काम आएगा तो वो आपको
न्यूमेरिकल में प्रोवाइड करा देगा। आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है उन दो के अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। इनको याद रखना काफ़ी काम हमारा आसान हो जाता है इनकी वजह से। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हुई हमारी। सेकेंड वाला जो है हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब कैलकुलेट होता है जब आपके पास दोनों मीडियम जिनकी आप बात कर रहे हो उनमें से कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर या वैक्यूम की अगर बात हो गई तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैटेगरी में आप पहुंच गए। यहाँ पे जो भी मीडियम होगा एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ और होगा। मैंने इसलिए मीडियम 1 मीडियम 2 लिखे हुए, एयर या वैक्यूम अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसलिए लाइट की स्पीड कभी यहाँ पे सीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ एयर या वैक्यूम में होती है। तो मैंने कितनी कितनी स्पीड मान रखी है, फर्स्ट मीडियम में v1, सेकेंड में v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट यहाँ से यहाँ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाला जाएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में यानी v1 अपॉन लाइट की स्पीड सेकेंड मीडियम में। जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कांच का, एयर के रिस्पेक्ट में तो निकाल नहीं सकता क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये वाली जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, लाइट की स्पीड वाटर में अपॉन लाइट की स्पीड ग्लास में। भाई पहला मीडियम वाटर होगा ना, ऊपर जो है सामने उसी की स्पीड आती है, नीचे जो है सामने उसी की स्पीड आती है। यहाँ पे सी नहीं आ सकता क्योंकि हम पानी की और कांच की बात कर रहे हैं, एयर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का निकाला जाता है किसी दूसरी मीडियम के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे दोनों में से कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ डिफाइंड व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट स्पीड इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दे कैन बी एनीथिंग बट दे कैन नॉट बी एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक कैलकुलेशन मैंने करके दिखा रखी है और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है मैंने कांच का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को देखना। जो नीचे लिखा हुआ था ये ऊपर आ जाता है और जो ऊपर लिखा हुआ था वो नीचे आ जाता है। लाइक जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़े, कभी किसी लिक्विड का लाइक कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना पड़ गया, कभी किसके रिस्पेक्ट में, सपोज बेंजीन के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ गया, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे तोड़ेंगे, इक्वल टू ऊपर लिखा जाएगा जो नीचे था यानी कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला है ना, अपॉन में किसका, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से वाला, एब्सोल्यूट वाला। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशो ही होते हैं, जहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दोनों, तो ऐसे मान लो ए और ए कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जिसका भी आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसी मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी। ए एन जी आपको याद करने को बोला था, 3/2 था। ए एन डब्ल्यू कितना था, 4/3 था। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, 9/8। तो इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम के लिए निकाले जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब एक मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ पैरामीटर पे डिपेंड भी करता होगा, जैसे याद करो लेटरल शिफ्ट कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करता था कि ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, जो लाइट फॉल करा रहे हो उस स्लैब पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, कांच का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अलग अलग बातों पे डिपेंड करती है, जैसे कि पहला हुआ नेचर ऑफ द मीडियम। अगर हमारे पास मीडियम पानी है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, कांच का कुछ और होगा, बेंजीन का कुछ और होगा। इतनी बड़ी लिस्ट दिखाई थी ना तुम्हें एनसीईआरटी वाली। तो मीडियम जैसे बदल जाएगा तो उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। वेवलेंथ से मतलब कलर कौन सा यूज़ किया है भाई। जैसे विबग्योर है, अगर विजिबल लाइट की बात करूं तो उसमें इसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। तो अगर लाइट की वेवलेंथ चेंज करोगे तो मतलब लाइट का कलर चेंज कर रहे हो, और लाइट का कलर चेंज करने से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिपेंडेंसी होती है वो वेवलेंथ से इन्वर्स रिलेशन रखती है।
मतलब कि जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता होगा, उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता होगा। तो रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर के लिए हमारे जो भी सेटअप होते हैं, कांच जो भी, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से वेवलेंथ की लाइट फॉल करा रहे हो, कितने कौन से कलर की लाइट फॉल करा रहे हो, यू कैन से। ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंसी होती है। अगर हम लोग गर्म पानी की बात करें, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल देते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो ये वाटर के किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिया गया होगा। अगर आप इस वाटर को बॉयल कर दो, तो बॉइल्ड वाटर यानी टेम्परेचर चेंज हो गया, तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 नहीं आएगा। तो टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है मीडियम का, तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदल जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, आसपास कौन सा मीडियम है। वैसे तो ये पॉइंट वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना इसकी, तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट हो गया, इसको मत लिखना, ये फर्स्ट वाले हो गया नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ खास ऐसी। तो मीडियम कैसा है, यानी वो कांच है, पानी है, बेंजीन है, केरोसिन है, उस पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी बात, कौन से कलर की लाइट डाली गई है, इस पर डिपेंड करता है, यानी लाइट की वेवलेंथ पे। तीसरी बात, उस पर्टिकुलर मीडियम के टेम्परेचर पे, अगर मीडियम का टेम्परेचर बदलेगा तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का चेंज हो जाता है। ठीक, फाइनली कुछ कंक्लूजन वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो हम लोगों को समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, उनके ऊपर बेस्ड पॉइंट है। जैसे कि पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द मीडियम विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द अदर। ये मैंने बताया था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है दूसरे के रेस्पेक्ट में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जर है तो मीडियम डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्मॉल हो जाएगा तो मीडियम लेस डेंस हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, वो रेयरर मीडियम में पहुंच जाएगा, है ना। जैसे अगर बात करें कांच की, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वाटर, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1.5 होता है। और अगर हम बात करें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट पे कितना होता है, 1.33 होता है। तो आप देख पा रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का ज़्यादा है, वाटर का कम है। तो अगर आप लोग वाटर और ग्लास को कंपेयर करो तो दोनों में से कौन ज़्यादा डेंसर हुआ, ग्लास ज़्यादा डेंसर हुआ, है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंस होता है, और डेंस मीडियम में लाइट स्लो चलती है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में भीड़ कम होगी, क्राउड कम होगा, तो लाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से। भैया आप एक मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो आप अपने व्हीकल को बहुत स्लो चलाओगे ना, और एक आपको हाईवे टाइप में लग गया, उस पर कोई क्राउड नहीं है, तो वहाँ पे आप अपने ही व्हीकल को तेज़ चलाओगे। सिंपल सी बात लाइट के साथ होती है। तो जहाँ पे क्राउड कम होती है रेयर मीडियम में, वहाँ पे लाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम, वहाँ पे लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होता है उतना ही ज़्यादा वैल्यू उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट वन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन। सीधी सी बात है ना, आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, आप कम भीड़ वाले इलाके से ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में जा रहे हो, तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, सीधी सी बात है, और लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से ऑलरेडी पता है कि जब रेयर से डेंसर में जाते हैं। दूसरी बात, जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो आप ज़्यादा क्राउड से कम क्राउड में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, और लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो इस तरह से ये 4 समराइज वाले पॉइंट हो गए जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोरिलेट किया गया है आपस में। ठीक है, तो अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखना कि लाइट का रिफ्रैक्टिव, किसी भी चीज़ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, यानी वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड कर सकता है, और उसमें लाइट उतनी ही स्लो चलेगी। मीडियम की डेंसिटी बढ़ते जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही स्लो होती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ध्यान रखना, एक वर्ड ये बता दूँ तुम्हें, इंडेक्स वर्ड का प्लूरल, ये तो इंडेक्स तो हमारे पास है सिंगुलर वर्ड, ठीक है, सिंगुलर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और अगर 2-3 चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वर्ड यूज होगा इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस, फिजिक्स में इंडेक्सेस नहीं बोलते, इंडिसेस बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखे हैं 4 अलग अलग मीडिया के, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है,
ये दे रखे हैं अलग अलग। आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ दीज 4 मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम और मिनिमम। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बताया ना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना डेंस मीडियम, लाइट उतना धीमे चलेगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना ही रेयरर मीडियम, उसमें लाइट उतनी ही फास्ट चलेगी। अब इन चारों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर आप देखो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है इन चारों के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा डेंस मीडियम हुआ, इसमें लाइट सबसे स्लो चलेगी, यानी मिनिमम लाइट की स्पीड किस में होगी, डी में, और मैक्सिमम किस में होगी, फर्स्ट वाले में। समझ गए ना। इस बात को कैसे फ्रेम करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस चीज़ का, हम लिखेंगे फॉर मीडियम डी, लास्ट वाला जो मीडियम है, फॉर मीडियम डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डी वाले मीडियम का। सो स्पीड ऑफ लाइट, सो स्पीड ऑफ लाइट is minimum in D। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट वाला मीडियम है A, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी चारों में सबसे छोटा है। तो फॉर मीडियम A, अगर हम लोग मीडियम A की चर्चा कर रहे हैं तो फॉर मीडियम A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोएस्ट, है ना, इन चारों में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे है। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, क्राउड कम है तो सबसे तेज चलेगी लाइट उस मीडियम में इन ए। समझ रहे हो ना ध्यान से। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप फॉर्मूले से देख सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फॉर्मूला देखो, म्यू की जगह एन से दिखाता हूँ तुम्हें, एन है ना, तो इज इक्वल टू क्या होता है, लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में अपॉन लाइट की स्पीड उस मीडियम में जिसकी आप बात कर रहे हो। भाई ये तो एक कांस्टेंट हो गया हमेशा के लिए, 3 × 10⁸ होता है। अब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लाइट की स्पीड उस मीडियम में घटेगी ना, दोनों में उल्टा रिलेशन नज़र नहीं आ रहा तुम्हें। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है एक दूसरे के अंदर। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारे पास ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में और अल्टीमेटली आपको सारी बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड था। अच्छे से देख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी होती है किसी भी मीडियम की। 2 तरह से डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट तब निकालते हैं जब हमारे पास दोनों में से एक मीडियम एयर हो, जिसको आप वैक्यूम भी बोल सकते हो, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब निकालते हैं जब दोनों में से कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम ना हो, कोई और दूसरे 2 मीडियम हो, तो उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन भी करा दिया और बाकी डिटेल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगले वाले लेक्चर में कराऊंगा आपको।